अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे टॉपिक में है वेक्टर्स और ये वेक्टर्स का सेकंड पार्ट है। ठीक हो गया। कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था? कल हम लोगों ने देखा था वेक्टर पोजीशन वेक्टर्स, और हम लोगों ने देखा था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक हो गया। तो आज जो चीज़ें हम लोगों ने देखनी है वो सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास है रेशियो मेथड। नहीं, सबसे पहले देख लेते हैं इक्वल वेक्टर्स। वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? इक्वल वेक्टर्स। ठीक हो गया। अगर मेरे पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ठीक है, और एक बना लेते हैं पैरेललोग्राम। ठीक हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो वेक्टर है ए है, और ये वाला वेक्टर जो है बी है, ये वाला पी है, और ये वाला क्यू है, ये वाला एस है, ये वाला आर है। ठीक है। तो अब तुम लोग मुझे क्या बता सकते हो? तुम लोग मुझसे कहोगे कि सर ये वाला वेक्टर भी हो गया बी, और ये वाला वेक्टर भी हो गया ए, और सर ये वाला भी वेक्टर पी हो गया, और ये वाला वेक्टर क्यू हो गया। ठीक है। और कहोगे सर ये वाला एस हो गया और ये वाला आर हो गया। ठीक है। ऑन सीन है। तो ये हमारे पास कहलाते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स के लिए क्या होना जरूरी है? मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर इक्वल वेक्टर्स टू साइड्स must be parallel and equal in length। ऐसा ही है, इक्वल इन लेंथ भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना जरूरी है। ठीक है। तो अगर पैरेलल भी होगा और इक्वल इन लेंथ भी होगा तो हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ऑन सीन है। अब देख लो, रेक्टेंगल में ए था तो सामने वाला भी ए हो गया, वो क्यू था तो इसके सामने वाला भी क्यू हो गया। सेम गोज फॉर आर आर, सेम गोज फॉर एस एस, सेम गोज फॉर पी पी। सही है। अच्छा, इक्वल वेक्टर का मतलब है कि डायरेक्शन भी इक्वल होगी और लेंथ भी इक्वल होगी। ठीक है। यहां पे ये भी लिख देते हैं, इक्वल वेक्टर मीन्स दैट सेम डायरेक्शन as well as same length। ठीक है। डायरेक्शन भी सेम हो और लेंथ भी सेम। ऐसा ही है, कोई कंफ्यूजन? इक्वल वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन भी सेम है और लेंथ भी सेम। ऑन सीन लोग? अच्छा जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या? इक्वल वेक्टर्स। ऑन सीन लोग? अच्छा, अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेक्टर इंडक्शन। नहीं, वेक्टर इंडक्शन से पहले पढ़ते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, अच्छा, ऊपर जो थे वो पैरेलल भी थे और इक्वल भी थे, अब सिर्फ पैरेलल है। तो अब तुम लोगों के ध्यान में आ जाना चाहिए कि अगर सिर्फ पैरेलल है तो इट मींस के सेम डायरेक्शन। ठीक है। लेंथ कैन बी डिफरेंट। ठीक है। इक्वल वेक्टर में पैरेलल थे मतलब डायरेक्शन भी सेम थी और लेंथ भी इक्वल थी। ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, हमारे पास डायरेक्शन सेम होगी और लेंथ डिफरेंट होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो दो पैरेलल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है क्या? बेसिकली देखो, अगर ये मेरे पास एक वेक्टर है ए और इसके डबल या ट्रिपल साइज का एक वेक्टर इससे पैरेलल है तो उसे मैं कहूंगा 3a। ठीक हो गया। इधर अगर मेरे पास एक वेक्टर है b और वो इससे डबल इन लेंथ है तो मैं उसे कहूंगा 2b। ऑन सीन है।
अच्छा जी, तो ये कहलाते हैं पैरेलल वेक्टर्स, जिनमें हमारे पास डायरेक्शन तो सेम होती है लेकिन लेंथ सेम नहीं होती। तो लेंथ क्या होती है, लेंथ इन रेशियो होती है, ट्वाइस थ्राइस 5/2 कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या कुछ ना कुछ डिवाइड होके दूसरे की लेंथ बन रही होगी। ठीक हो गया, तो ये है हमारे पास पैरेलल वेक्टर। अच्छा, जब भी पैरेलल वेक्टर का क्वेश्चन आएगा, जब भी पैरेलल वेक्टर का क्वेश्चन आएगा, अगर वो कहता है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, और कहता है फाइंड ए बी रेशो सी डी, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग कहोगे कि ए बी बताओ भैया क्या है, तो मैंने कहा ए बी लेट सपोज है हमारे पास 6i - 2j, ठीक है, या 6a + 2b, या 6 - 2। अच्छा, वेक्टर किसी भी फॉर्म में लिखा हो सकता है, तो काइंडली कंफ्यूज मत होना, ये तीनों ही मेरे पास वेक्टर लिखने के तरीके हैं। ये हमारे पास हो गया कॉलम वेक्टर, ये हो गया कार्टेशियन, और ये हमारे पास कोई भी मतलब ऐसा स्टैंडर्ड कोई फॉर्म नहीं है ये हमारे पास, ठीक है, इसे वेरिएबल फॉर्म कह सकता हूं लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो ये भाई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो क्यों लिखता है एग्जामिनर, इस वजह से लिखता है क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि इससे बच्चों को इजी रहेगा, ठीक है, तो वो 6a - 2b 5r - 2s pq किसी की फॉर्म में दे देगा, तो ये वो अपनी तरफ से दे रहा होता है एग्जामिनर, इसका कोई हमारे पास स्टैंडर्ड रूल नहीं है, ये एग्जामिनर का अपना बनाया हुआ है ताकि बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी हो। हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं, कार्टेशियन और कॉलम वेक्टर, लेकिन तुम लोगों को पेपर में जो देखने के लिए मिलेंगी वो ये दोनों देखने के लिए मिलेंगी ऑन सीन है, ठीक है। तो ए भी किसी फॉर्म में हो सकता है, इस तरह सी डी भी किसी फॉर्म में हो सकता है। तो मैंने कहा सी डी लेट सपोज 24a - 8b, ये सी डी है, ठीक है। इसे अगर मैं लिखूं 24 - 8 की फॉर्म में, इन्हीं दो फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि इन्हीं दो फॉर्म में आ सकता है। तो उसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड ए बी रेशो सी डी। रेशो का मतलब क्या है भाई, स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं मैं तुम लोगों को, रेशो का मतलब है डिवीजन। तो तुम लोग ए बी अपॉन सी डी भी कर सकते हो, ठीक है, और ए बी इज इक्वल्स टू के सी डी भी कर सकते हो। अब तुम लोग को सर ये वाली बात तो समझ में आ गई, आपने कहा डिवीजन है, ठीक है, लेकिन ये नीचे क्या बात लिखी है आपने, भाई देखो नीचे मैंने कोई नई बात नहीं लिखी, हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का टॉपिक पढ़ा ना, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, सेम रेशियो ही तो होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, बेसिकली हमारे पास सेम रेशियो ही तो है, ठीक है। तो वो रेशियो में जो फर्क आ रहा होता है वो के का होता है, ठीक है। तो इसी तरह इसके अंदर भी के आ गया हमारे पास, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू के सी डी, मतलब ये दोनों इन रेशियो ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशियो है, ठीक हो गया। अच्छा, अब निकालना कैसे है रेशियो, भाई देखो तुम लोगों के पास दो मेथड है, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करो। अच्छा जी, तो 6a - 2b ओवर 24a - 8b ऑन सीन है, ऑन है ना। अच्छा, तो अब इधर आ जाओ जरा, अब ये क्या रेशियो बन रहा है तुमको, सर ये तो पता नहीं किस तरह की टर्म बन रही है, रेशियो तो बन ही नहीं रहा। तो भाई एक काम करो ना, 2 को कॉमन ले लो ऊपर से, क्या बचेगा 3a - b, नीचे से 8 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा 3a - b। अब लगा कुछ रेशियो जैसा, हाँ भाई अब लगा रेशियो जैसा, 1/4 ऑन सीन है, 1/4। तो यहां ले जाके लिख देते हैं रेशियो 1/4 ऑन सीन है। तो ये आ गया हमारे पास 1/4। अब हमें पता होना चाहिए कि ए बी 1 है और ये 4 है, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरे वाले मेथड से देखें सर, दूसरे वाले मेथड से देख लेते हैं भाई।
ए बी है मेरे पास 6a माइनस 2b इज इक्वल्स टू k 24a माइनस 8b। तो 6a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 24k a माइनस 8kb। ठीक है, अब कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट कर लो a और a की, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 24k। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 8k। तो 6 ओवर 24 इज इक्वल्स टू k, तो k इज इक्वल्स टू हो गया 1/4, और ये हो गया माइनस 2 ओवर माइनस 8 इज इक्वल्स टू k, तो ये भी हो गया k इज इक्वल्स टू 1/4 ऑन सीन्स। तो k मेरे पास आ गया दोनों ही तरफ से 1/4। आती है समझ में नहीं आती है? k दोनों ही तरफ से मेरे पास क्या आ गया 1/4। ठीक हो गया भाई, ऊपर भी k 1/4 था मेरे पास, इधर भी k दोनों तरफ से 1/4 आ गया। तो इट मीन्स डेट के हमारे पास ए बी और सी डी का रेशियो 1/4 है, 1:4 ऑन सीन है। तो ये दोनों ही मेथड मैंने तुम लोगों को बता दिए रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, ये रेशियो निकालने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, कोई अननोन निकालने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अननोन निकालने वाले क्वेश्चन से पहले मैं तुम लोगों को प्रूविंग सिखाऊंगा कि हाउ टू प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल पे अभी 2-3 क्वेश्चंस और हैं। हाउ टू प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर पैरेलल। कभी कभार पूछते हैं कि भाई ये दोनों वेक्टर्स हैं, इन्हें बताओगे पैरेलल हैं या नहीं। तो कैसे प्रूव करेंगे दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या नहीं? सिंपल सी चीज है, अगर मेरे पास एक वेक्टर गिवन है ए बी डेट इज 3i प्लस 4j, और मेरे पास एक और एक वेक्टर गिवन है सी डी डेट इज 9i प्लस 12j। ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग कहोगे ए बी इज इक्वल्स टू के सी डी, और तुम लोग कहोगे कि 3i प्लस 4j इक्वल्स टू के 9i प्लस 12j। फिर कहोगे 3i प्लस 4j इक्वल्स टू 9ki प्लस 12kj। ऑन है? अच्छा, तो अब ये होने के बाद हमारे पास क्या होगा, 3 इज इक्वल्स टू 9k, 4 इज इक्वल्स टू 12k। ठीक है, और ये हो गया 4 ओवर 12 इज इक्वल्स टू k। ऑन सीन है। तो अगर के दोनों तरफ से सेम आ गया तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, और अगर दोनों तरफ से के सेम नहीं आया तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। ऑन सीन है। तो क्योंकि के दोनों तरफ से सेम आया है तो वी कैन से दैट कि ये दोनों ही पैरेलल वेक्टर्स हैं। ऑन सीन है। कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई मसला? तो ये हो गया हमारे पास हाउ टू प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर पैरेलल। ऑन सीन है, ये भी देख लिया हम लोगों ने, पैरेलल के बिटवीन रेशियो निकालना भी देख लिया हम लोगों ने। अब एक तीसरी चीज देखते हैं, हाउ टू फाइंड अननोन। हाउ टू फाइंड अननोन इन पैरेलल वेक्टर्स। हाउ टू फाइंड अननोन इन पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा जी, अभी देख लेते हैं भाई। अगर मैं तुम लोगों को दे रहा हूं एक वेक्टर, लेट सपोज बी सी 2x, और फिर मैं दे रहा हूं एक वेक्टर ई एफ इज इक्वल्स टू 832। ठीक है,
और मैं कह रहा हूं कि BC given that BC and EF are parallel vectors. Find the value of x. ठीक है, given that BC and EF are parallel vectors, find the value of x. ठीक है भाई, अभी देख लेते हैं वैल्यू ऑफ x. तो भाई BC कितना है? BC है हमारे पास 2x, EF है मेरे पास 832. देखो ये फॉर्मूला तो याद कर लो, जब भी कोई पैरेलल चीज है तो BC इक्वल्स टू KEF या EF इज इक्वल टू KBC, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नॉट. ठीक है, तो ये बात तो अच्छी तरह तुम लोग याद कर लो. ऑन सीन होगा. अच्छा, अब निकालो जरा. ठीक है, 2 इक्वल्स टू 8K और x इक्वल्स टू 32K. दो इक्वेशन बन गई. अब इन्हें सॉल्व करो. k इक्वल्स टू 2/8 पहली वाली इक्वेशन से आ गया. अच्छा जी, और x इक्वल्स टू 32, k की जगह आ गया 1/4, दैट इज 1 और दैट इज 8. ऐसा ही है. सो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया 8. तो हमने x की वैल्यू निकाल दी. आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी. तो जब भी वेक्टर में कुछ अननोन हो तो उसे कैसे निकाला जाए, ये चीज भी सीख ली हम लोगों ने. जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल हो उन्हें प्रूफ कैसे किया जाए, ये भी सीख लिया हम लोगों ने. फिर हम लोगों ने ये भी सीखा कि जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके बिटवीन रेशियो क्या है वो कैसे निकाला जाए, वो भी सीख लिया हमने. और सब में ही एक ही मेथड इस्तेमाल किया, AB इज इक्वल्स टू KCD. दो पैरेलल वेक्टर्स जो हैं उन्हें के बीच में हमने K लगाना है, दैट्स इट. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब straight line and collinear points also treat in the same way as parallel vectors. भाई देखो, मैं ये मान रहा हूं बात कि स्ट्रेट लाइन और कोलिनियर पॉइंट्स हमेशा पैरेलल लाइंस नहीं होते, कभी भी पैरेलल लाइंस नहीं हो सकती. ठीक है, स्ट्रेट लाइन को मैं पैरेलल लाइंस नहीं बोल सकता, कोलिनियर पॉइंट्स को मैं पैरेलल लाइन नहीं बोल सकता. लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन बोलता है मुझे या कोलिनियर पॉइंट्स बोलता है तो वो ट्रीट इन सेम वे एज पैरेलल वेक्टर्स. अगर वो बोलता है कि ABC इज अ स्ट्रेट लाइन, तो तुम लोग अपने क्वेश्चन में जाके देखोगे तुम लोगों के पास क्या क्या पढ़ा हुआ है. तो तुम लोग कह सकते हो कि AB इज इक्वल टू KBC, अगर AB और BC पढ़ा हुआ है पिछले क्वेश्चन के पार्ट्स में. तुम लोग कह सकते हो AB इक्वल्स टू KAC, अगर AB और AC पढ़ा हुआ है. इवन तुम लोग कह सकते हो BC इज इक्वल्स टू KAC, अगर AC और BC पढ़ा हुआ है. ठीक हो गया. तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना. ऑन सीन है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पास जब भी स्ट्रेट लाइन होगी तो हम लोग उसे पैरेलल लाइंस की तरह कंसीडर कर सकते हैं और कोई से भी दो पॉइंट्स उठा सकते हैं. सेम गोज फॉर कोलिनियर पॉइंट्स. अगर वो बोलता है A, B and C आर कोलिनियर पॉइंट्स, सो सेम रूल फॉर. ठीक हो गया. इसके लिए भी वही रूल होगा जो हमारे पास उसके लिए होगा. ऑन सीन है, तो इस चीज से कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. ऑन सीन है, कोई मसला है तो बता दो. तो स्ट्रेट लाइन आ जाए, कोलिनियर आ जाए, पैरेलल लाइंस आ जाए, याद रखना बीच में K मारना है, डेट सेट. याद रखना बीच में K मारना है बस.
और के कैसे सॉल्व करना है ये मैंने तुम लोगों को पीछे दिखा दिया। समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देख लेना, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया भाई, चलो चलते हैं आगे फिर। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू इलेबोरेट अ रेशो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला है और इसके अगला वाला है। ठीक हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा हाउ टू इलेबोरेट अ रेशो। देखो कितने टाइप के रेशो हो सकते हैं और उसे हम लोग इलेबोरेट कैसे करें। अगर वो मुझसे बोलता है ए बी रेशो बी सी है हमारे पास 2:3 और मुझे कहता है कि ए बी की वैल्यू है ए, ठीक है, कहते हैं ए बी की वैल्यू ए है और कहते हैं ए बी रेशो बी सी मेरे पास है 2:3। ठीक है, तो अगर ए बी रेशो बी सी मेरे पास 2:3 है तो तीसरा मेरे पास रेशो बन सकता है। पहली बात तो ये याद रखना तुम लोग, ठीक है। अच्छा जी, क्या बन सकता है तीसरा रेशो? ए सी। हमेशा याद रखना whenever two ratios given there must be a third ratio। ठीक है, ए बी रेशो बी सी जब भी गिवन होगा एक तीसरा जरूर आएगा। तो ए बी रेशो बी सी में यहां से तुम लोगों को बता देता हूं, ए बी सी अगर इस तरह गिवन था, नहीं ए बी 2 है और वो 3। ठीक हो गया। ए बी सी, ठीक हो गया। तो भाई अगर मैं कह रहा हूं ए बी रेशो बी सी 2:3 तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास एक रेशो और बनेगा, वो बनेगा टोटल का, डेट इज ए सी 5। और अगर मैं कभी कह रहा हूं कि ए बी रेशो ए सी तो ऑब्वियस एक तीसरा रेशो बनेगा बी सी का, जो कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बनेगा 5 - 2 3। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं कह रहा हूं कि ए सी रेशो बी सी तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास एक तीसरा रेशो भी है ए बी नाम का, वो भी सब्ट्रैक्ट करके बनेगा 5 - 3 2। ठीक है, तो हमेशा जब भी दो रेशो हैं तो तीसरे रेशो खुद बना लेना। अब मुझसे पूछो कि सर ये तीसरे रेशो की बात कर क्यों रहे हैं? अच्छा भाई देखो, तीसरे रेशो की जरूरत कब पड़ती है? when we are in need of third ratio। ठीक है, कब पड़ती है हमें तीसरे रेशो की जरूरत? when the two ratio given don't have actual value in whole question। अच्छा जी, अब कहो सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया, कोई मसले की बात नहीं है भाई। देखो हुआ क्या, हमें बेसिकली रेशियो से करना क्या होता है, जैसे मुझे ए बी गिवन था, ठीक है, तो मैंने कहा ए बी गिवन है, ठीक हो गया, ए बी के नीचे मैंने ए लगा दिया। अच्छा अब तुम लोग मुझे बताओ मैं बी सी कैसे फाइंड करूं? तो तुम लोग कहोगे सर सिंपल सी बात है, आप इसके नीचे x लिख दें, ठीक है, लेकिन x तुम लोगों को कंफ्यूज कर देगा, तो एक काम करेंगे हम हमेशा BC ही लिख दिया करेंगे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो इट बिकम 2BC
इक्वल्स टू 3a, तो अब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो अब ये हो गया 2bc इज इक्वल्स टू 3a, ठीक है। तो अब मैंने कहा इसे सॉल्व करते हैं जरा, तो इसे मैं सॉल्व करने बैठा तो ये हो गया मेरे पास bc इज इक्वल्स टू 3a/2, तो bc की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर मुझे ac भी निकालना है तो मैंने कहा 2 मिनट में निकाल लूंगा। ac का रेशो हो गया 5, तो 2a रेशो 5 रेशो ac ही लिखो यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो जाएगा 2ac इक्वल्स टू 5a, तो ac मेरे पास आ गया 5a/2, समझ लो बात। ac मेरे पास हो गया 5a/2, bc मेरे पास हो गया 3a/2, ठीक हो गया। अच्छा, तो तुम लोग कहो सर ठीक है, तो ये काम तो हो सकता था ac के बिना भी, ठीक है भाई हो सकता था ac के बिना, बिल्कुल सही है। लेकिन एक फायदा तो यहाँ हुआ कि हम लोगों को वेक्टर्स में ज्यादा से ज्यादा जगहों की वैल्यूज चाहिए होती है, तो हमें AC की भी पता चल गई, रेशियो से सिर्फ मैं BC की निकाल पाता, ठीक है, एक बात। दूसरा फायदा मुझे क्या हुआ कि अगर इन केस मुझे AB इज इक्वल टू A नहीं गिवन होता, इन केस मुझे AC इज इक्वल टू A गिवन होता, फिर मैं क्या करता और रेशियो मेरे पास यही होता, AB रेशियो यही होता है, AB रेशियो BC 2/3, और गिवन होता है AC का A। अब तुम लोग कहते सर ना AB गिवन है ना हमें BC गिवन है, तो अब क्या करें, ना AB गिवन है ना BC गिवन है, सर क्या करें। तो फिर मैं कहता कि देखो बेटा तीसरा रेशियो लाओ, हो सकता है क्वेश्चन में तीसरा रेशियो गिवन हो। तीसरा रेशियो जब तुम लोग लाते तो तुम लोग कहते हाँ सर तीसरा रेशियो तो गिवन, फिर उसके नीचे A लगाते, फिर इसके नीचे BC लगाते, इसके नीचे AB लगाते और झट से निकाल लेते, ऐसा ही है। ऐसे ही करते ना ऑन सीन है, तो भाई ये हो जाता हमारे पास 2AB रेशियो 3BC, सॉरी नहीं कंप्लीट रेशियो लिखना होता है 5/A, ठीक है। तो ये आ जाता है AB और 3/5 BC रेशियो A, ये आ जाता मेरे पास BC, कहानी हो गई खत्म, समझ लो बात, ये सीन है। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही, कोई कंफ्यूजन कोई मसला, तो ये सीन हो गया भाई। अच्छा जी चलो आगे चलते हैं अब। ठीक है, तो ये हमने रेशियो के सीन्स टोटल देख लिए कि भाई 2 रेशियोज होंगे, तो अगर रेशियोज का आंसर गिवन है तो वेल एंड गुड, और अगर किसी रेशियो का आंसर गिवन नहीं है तो तीसरा रेशियो निकाल लो, हो सकता है तीसरे का आंसर गिवन हो, और अगर तीसरे का भी आंसर गिवन ना हो तो उस रेशियो को मार्क करके आगे चले जाना, ठीक है। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में। अच्छा जी ठीक हो गया, तो भाई रेशियो की सारी बातें आई होप मैंने कर दी हैं, ठीक है। और रेशियो से दूसरे वेक्टर्स कैसे निकालने हैं ये भी कर लिया है, ये इंडक्शन की है। अच्छा यही है बेसिकली हमारे पास इंडक्शन ऑफ वेक्टर्स, और इंडक्शन इसे क्यों कह रहा हूं, this ratio of vectors can give us the unknown vectors, ठीक है। रेशियो ऑफ वेक्टर्स हमें क्या दे सकते हैं, अननोन वेक्टर्स हमें दे सकते हैं। तो अगर वो हमें अननोन वेक्टर्स दे रहे हैं, so if they are giving us a known vector, so we also have to take their same
डायरेक्शन, ठीक है। जहां से वेक्टर ला रहे हो ना तो डायरेक्शन भी उसी की रखना। जैसे यहाँ देखो गिवन क्या है, गिवन है ए सी, क्या गिवन है ए सी, तो ए सी की डायरेक्शन हो गई ए से सी, ठीक है। तो अब जहां भी तुम लोग जाओ, लेट सपोज मेरे पास ये बना हुआ है, नहीं लेट सपोज मेरे पास ये बना हुआ है ए बी सी, तो अगर ए सी की डायरेक्शन है वहां, तो बी सी निकाल रहा हूं तो उसकी डायरेक्शन भी उधर ही लूंगा, और ए बी निकाल रहा हूं तो उसकी डायरेक्शन भी उधर ही लूंगा, ठीक है। तो जिस वेक्टर से तुमने आंसर निकाला है अपना रेशो लगा के, तो डायरेक्शन भी उसी वेक्टर की लेकर आओ, ठीक हो गया, ऑन सीन्स हो गए। तो ये बातें याद रखना। अब एक लास्ट टॉपिक करेंगे, फिर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। वो लास्ट टॉपिक है एडिशन। ओके वेट, मैंने एक चीज क्या की थी, रब कर दी थी ना, वो तो मैं जरा लगा दूं यहां पे। ठीक है, और ये वाली चीज जरा नीचे ले आओ क्योंकि ये यहाँ पे सूट नहीं कर रहा। ये इधर लगा देते हैं, ठीक हो गया बच्चों। तो ये बात याद रखना कि हम लोग रेशो से दूसरे रेशोज कैसे निकालते हैं और तीसरा रेशो कैसे बनाते हैं और तीसरा रेशो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं। ऑन सीन्स हो गए, तो ये सारी चीजें तुम लोग अच्छी तरह पढ़ लेना। अब जा रहे हैं हम लोग सबसे आसान टॉपिक पर, जिसका नाम है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है। स्टार्टिंग में करा देना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ करा रहा हूँ ताकि ये याद रहे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे आसान भी है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, क्या भाई कैसे हो रहे हैं दो वेक्टर्स ऐड। अभी देखो, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है, बल्कि दो तीन बना लेता हूं, ठीक है। अच्छा जी, अब इधर आ जाओ जरा। ए बी पी क्यू एस आर ए सी पी क्यू, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, ये जो डबल लाइंस हैं, एरोज हैं, ये निकाल लें। यहां लिख देता हूं मैं, फाइंड द डबल लाइन एरोज वेक्टर्स। डबल लाइन एरोज के वेक्टर्स हमें निकालने हैं। आ जाओ, पहले वाले का निकालने बैठता हूं। तो देखो सीन्स कुछ यूं है, अगर मैं तुम लोगों को यहां लिख दूं कि, नहीं राइट से ही लिख देते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। तो इसमें मैं तुम लोगों से कहूंगा फाइंड ए सी, इसमें मैं तुम लोगों से कहूंगा फाइंड पी आर, ठीक है। इसमें मैं तुम लोगों से कहूंगा फाइंड ए बी,
ठीक है, इसमें तुम लोगों से कहूंगा फाइंड आरपी, इसमें तुम लोगों से कहूंगा फाइंड क्यू आर। ठीक हो गया, ऑन सीन है। अच्छा जी, आओ ए सी निकालना है ना, तो इट मींस डेट कि ए से सी जाना है, ए से सी जाना है, ठीक है, यूं ही जाना है ना। अच्छा, अब अगर यूं जाना है तो क्या किया जाए भाई, जो वेक्टर्स मेरे रास्ते में आएंगे ना मैं उन्हें ऐड कर लूंगा, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे सर आपने एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो सिखाया नहीं। भाई एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, दो वेक्टर्स को ऐड कर दो, खत्म बात। ए प्लस बी, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, ऐसे ही है ना। तो मैंने पहले ही कहा था सबसे आसान टॉपिक है ये। ए सी निकाल लिया मैंने, ए से सी जाना था, ए से सी गया, जितने वेक्टर्स मेरी डायरेक्शन में आए सबको पकड़ के ऐड कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है पी आर निकालो। पी आर निकालना है तो मैंने कहा भाई यूं जाओ, यूं जाके यूं जाओ। अब तुमको सर यूं जाना तो ठीक है, समझ आ रहा है, लेकिन यूं कैसे जाएंगे आप, आर तक कैसे जाएंगे। मैंने कहा आर तक ऐसे जाऊंगा कि क्यों मेरी डायरेक्शन नहीं मान रहा ना, कोई मसले की बात नहीं है। हम लोग याद कर आए थे, जो हमारी डायरेक्शन नहीं मानता हम उसको क्या कर देते, हम लोगों ने याद किया था, हम लोग डायरेक्शन उल्टी कर देते। कैसे उल्टी करते हैं भाई, ये मैंने इधर क्रॉस लगाया, ठीक है, ये हटा दिया मैंने इसे इस डायरेक्शन में ले लिया और इसे लिख दिया माइनस क्यू, कहानी हो गई खत्म। अब तुम लोग मुझे बताओ जो ये काम मैंने किया है वो गलत किया है क्या। कल हम लोगों ने ये पूरा टॉपिक पढ़ा, नेगेटिव वेक्टर्स देखे। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते थे, जो डायरेक्शन चेंज कर लेते थे, वही तो कहलाते थे नेगेटिव वेक्टर्स। तो इसमें क्या हुआ है, Q से R डायरेक्शन चेंज हुई है, Q से R डायरेक्शन कर दी मैंने, पहले मेरी R से Q थी, तो डायरेक्शन चेंज करते हुए क्या करते थे, वेक्टर को नेगेटिव। अब क्या करना है, एडिशन ऑफ वेक्टर, तो P प्लस माइनस Q, तो डायरेक्ट P माइनस Q लिख दूं। आती है बात, समझ में नहीं आती है। हाँ बच्चों, कोई मसला मसाइल, कोई कंफ्यूजन। पी आर फाइंड हो गया, P माइनस Q। तो मैंने कहा अब एक शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं भाई, जो हमारी डायरेक्शन में आएगा, जो हमें ऑब्जेक्ट करेगा वो हमारा, हम उसे पॉजिटिव रहने देंगे, और जो हमें ऑब्जे नहीं करेगा, जो हमारी डायरेक्शन में नहीं आएगा, हम उसे नेगेटिव कर दिया करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो अब अगर मुझे ए से बी जाना है, तो मुझे ए से बी जाना है तो मैं यू निकलूंगा, ऐसा ही है। तो मुझे पता चला आर ही मुझे ऑब्जे नहीं कर रहा, मैंने कहा उल्टा कर दो, आर को कर दो माइनस आर। ठीक है, फिर माइनस आर करने के बाद एस ऑब्जे कर रहे हैं, हाँ एस ऑब्जे कर रहा है, ठीक है, उससे पॉजिटिव एस रहने दो। ऑन सीन से नहीं, ऑन सीन से ये हो गई बात। आज जरा आगे क्यू आर बता दो जरा, क्यू से आर जाना है ना, तो ए ऑब्जे कर रहा है, सी ऑब्जे नहीं कर रहा, तो ऐसे कर दो, ए पॉजिटिव और सी नेगेटिव, तो ए माइनस सी। अब कोई बच्चा ये नहीं समझे कि सर ए माइनस सी ही लिखें या माइनस सी प्लस ए भी लिख सकते हैं। भाई माइनस सी प्लस ए भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। वेक्टर भी बिल्कुल वैसे ही अलजबरा की तरह है जैसे हम लोग अलजबरा करते हैं, इसकी इतनी टेंशन नहीं लो। ठीक हो गया। अच्छा जी, आओ जरा अब आखिरी, कहता है आर पी निकालो। मैंने कहा आर से पी निकालना है, अभी निकाल देते हैं। यूं जाओ फिर यूं जाओ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर से क्यू जा रहा हूँ तो माइनस क्यू लूंगा, और क्यू से पी जा रहा हूँ तो माइनस पी लूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू माइनस पी। है ऐसा कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। ये हमने कर दिया एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, फाइंड द डबल लाइन एरोस वेक्टर्स हमने फाइंड कर दिए। ठीक हो गया। अगर कोई थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। ठीक हो गया, ऑन सीन है, कोई मसला नहीं है। चलो अब देखना ये है, क्या ये वेक्टर सिर्फ लाइन की हद तक, ट्राइंगल की हद तक है? नहीं,
कोई भी शेप आ जाए, ये हमारा काम करते रहेंगे। ट्रेपीजियम पे भी करेंगे ये हमारा काम। स्क्वायर पर भी करेंगे ये हमारा काम, ठीक है। और अगर मैं पेंटागन बना दूं तो पेंटागन पे भी करेंगे ये हमारा काम। टेंशन लेने की जरूरत हरगिज नहीं है हमें। आ जाओ जरा, मैंने कहा ये है 2p, ये है 3p और ये है 2r। a b c d, d a निकालो, ठीक है, d b भी निकालो और c a भी निकालो। ये 3 वेक्टर्स निकालो इस पे। अच्छा, अब इस पर आ जाओ, a b c d, ये है a और ये है b। मैंने कहा फाइंड ए बी, बी सी, डी बी और ए सी, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाओ, पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये है मेरे पास ए, ये भी है ए, ये है मेरे पास बी, ये है मेरे पास माइनस बी, नहीं ये ले लेते हैं सी, ठीक है। ये ले रहा हूं मैं डी। ऑन सीन्स हो गए। अब मैं कह रहा हूं फाइंड पी क्यू, पी क्यू बता दो, यू आर बता दो, ठीक है, और टी क्यू बता दो, ठीक है, और टी आर बता दो, ठीक है, और पी एस बता दो। अच्छा जी, आ जाओ जरा, इसके आंसर्स कर देते हैं और फिर इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। अच्छा जी, तो डी ए जो है हमारे पास, डी ए हो जाएगा 3p प्लस 2r प्लस 2p, सॉरी 3p में नेगेटिव का होगा, बाकी सब प्लस के होंगे, तो माइनस 3p प्लस 2r प्लस 2p, तो फाइनल आंसर विल बी 2r माइनस p। क्यों फाइनल आंसर लिखना है? क्योंकि याद रखना हमेशा आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं डी ए इज इक्वल्स टू 2r माइनस p। ऑन सीन्स, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो डी बी पर, डी से बी जाना है तो 3p और ये हो गया माइनस 3p और प्लस 2r, माइनस 3p और प्लस 2r, आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा फिर क्या चीज आ गई हमारे पास? सी ए, सी से ए जाना है तो 2r प्लस 2p। ऑन सीन है, लगे हाथों जल्दी से ये भी देख लेते हैं भाई। ए बी क्या होगा? मैंने कहा ए बी होगा हमारे पास, क्योंकि ये स्क्वायर है, क्योंकि ए बी सी डी का स्क्वायर है। हम लोग अभी याद कर आए हैं कि स्क्वायर में आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं? इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, तो सेम वेक्टर होता है, तो इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं ये। तो ये आ गया बी। बी सी बताओ भाई, बी सी बताऊं तो भाई बी सी को मैं ए नहीं कह सकता, ये बात याद रखना, क्योंकि जो वेक्टर जहां से ला रहा होता हूं उसी की डायरेक्शन भी लेकर आता हूं। तो डायरेक्शन अगर मैं लेकर आऊंगा तो सी से बी की ही लेकर आऊंगा, तो सी से बी मेरा ए है, तो अगर बी से सी वो पूछ रहा है तो मुझे माइनस ए लिखना पड़ेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। मैं इसे पॉजिटिव ए नहीं लिख सकता कि भाई वो ए है तो ये भी ए है, नहीं, वो हमारे पास क्या है? पॉजिटिव ए डी से ए में, तो ये भी पॉजिटिव ए होगा सी से बी में। अभी बी से सी है तो माइनस है। डी बी मतलब ए से भाई बी जाना है तो ए प्लस बी,
ए सी, बी से मुझे यूं जाना है, बी से सी जाना है, तो बी माइनस ए। ऑन सीन्स हो गए? कोई कंफ्यूजन, कोई मसला मसाइल, कोई टेंशन? हाँ भाई, नहीं है कोई मसला? चिल सीन्स है तो आखिरी वाला होमवर्क दे दूं और जैसे टेंशन होगी, कंफ्यूजन होगी, वो पूछ लेगा। ठीक हो गया? ऑन सीन्स है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक हो गया भाई।